तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं मयूर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं यूए क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और आज जो आपने एक बेहतरीन मॉक दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उसके सारे क्वेश्चन के सारे डायमेंशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गेट रेडी। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम खुद से ये चीज़ें नहीं करते हैं तो अब हम लोग ये करवा रहे हैं, है ना, और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सब आ चुके हैं, सब जुड़ चुके हैं। अब हमारा सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो एंड वॉइस दोनों क्लियर होंगे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करे हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख ही पा रहे होंगे, है ना। जो आपका पहला क्वेश्चन था, वाई आर शिव समुद्रम एंड कल्पक्कम इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टिवली। यहां पर क्या पूछा था कि भाई शिव समुद्रम और जो कल्पक्कम है वो दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहां पर पता होगा कि ये क्या है, शिव समुद्रम क्या है। ये मुझे ऑलरेडी मालूम है कि ये हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ में जो कल्पक्कम है वो क्या है, वो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेट करता है। उसी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। देखिए जैसे कि अगर हम शिव समुद्रम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये सेटअप कब हुआ था, ये 1902 में सेटअप हुआ था। ध्यान रखिएगा हमेशा, कब, 1902 में शिव समुद्रम सेटअप हुआ है। कहां पर है, ये है हमारी कावेरी रिवर पर। एक इंसान का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सर एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम है, सर एम विश्वेश्वरैया, जिनके बर्थ डेट पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और ये जो है हमारे चीफ इंजीनियर थे इस प्रोजेक्ट के, इनका नाम हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये कहां पर स्थित है, तो ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां के, कर्नाटका के। ठीक है, तो कहां है हमारा शिव समुद्रम, कर्नाटका में है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। एम विश्वेश्वरैया को याद रखना है आपको। 1902 में एस्टेब्लिश किया गया था और इस तरीके से ये कहां पर है, ये है हमारी कावेरी रिवर पर। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, हम कल्पक्कम की बात कर लेते हैं। कल्पक्कम क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो कहां पर है, जो है हमारे तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में आप सभी को पता है। साथ ही साथ में इसकी जो पावर कैपेसिटी वो कितनी है, यहां पर 2 यूनिट लगी हुई है, 220 मेगावाट ईच। ठीक है, तो कितना हो गया, 440 मेगावाट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकें, क्योंकि आपका जो बहुमूल्य समय है उसे हम व्यर्थ नहीं करना चाहते। आप लोग जुड़े हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और यहां देखते हैं विच इज द मोस्ट सूटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं कि भाई ड्राई लैंड वाली जो फार्मिंग होती है उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल क्या है। तो यहां पर जब आपने ऑप्शंस देखे होंगे आपने आसानी से एलिमिनेट कर दिए होंगे। भाई शुगर केन बहुत सारा पानी चाहिए तो ये तो हो ही नहीं सकता। जूट तो ऑलरेडी जो हमारे जो बैंक होते हैं रिवर्स के, वहां पर ये सारी चीजें की जाती है, खासकर वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। वीट की बात करूं तो वीट को भी अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। पर हमारा जो ग्राउंडनट होता है ना, जो मूंगफली होती है, वो जो है वो ड्राई लैंड फार्मिंग की कैटेगरी में आ जाता है। और साथ ही साथ में इसके बारे में अगर हम बात कर लें कि किस किस जगह पर सबसे ज्यादा जो टॉप प्रोड्यूसर हैं उसके यहाँ होते हैं, तो उनकी बात करेंगे तो गुजरात सबसे पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे हमारा राजस्थान और तीसरे नंबर पर हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तो हमारी जो 3 स्टेट है, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु, क्या है, हमारे टॉप प्रोड्यूसर है किसके, ग्राउंड नट के। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है हमारे इंडिया में, वो ज्यादा कन्फाइंड कहां पर है, वो उन एरियाज में होती है जहां पर एनुअल रेनफॉल जो एवरेज होता है वो होता है कितना, 75 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग कहां पर होगी, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम क्या हो रही होगी, रेनफॉल हो रही होगी। हमने यहाँ पर नाम देख लिए, सबसे पहले गुजरात, उसके अंदर राजस्थान, देन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग में। चलिए हमारे तीसरे क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर द मराइन बायोडाइवर्सिटी, एनसीएमबी कहते हैं इसे, ये कहां पर है आपको ये बताना है। अगर मैं बात करता हूं किसी भी प्रकार से कि भाई मरीन लाइफ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कहां पर है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, गुजरात वाले एरिया में है। पर अगर हमें ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जो गुजरात से ही होते हैं, जैसे कि भावनगर और जामनगर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर, इसको याद कैसे रखूं मैं, अब इसे याद रखना है तो यहां पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पर क्या हो गया, यहां पर लग जाता है जाम। क्या लग जाता है, जाम लग जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा जामनगर। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जामनगर। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, इसका इनॉग्रेशन कब होता है, ये होता है 2011 में। कब होता है, 2011 में। ये प्रोजेक्ट जो है ये पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड है, पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है। और ये किसके साथ पार्टनरशिप की गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ की गई है। ध्यान रखिएगा, पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है, जामनगर में है, 2011 में इनॉग्रेट किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें जामनगर की, तो एक चीज ध्यान रखिएगा जो जामनगर के बारे में बहुत ज्यादा
खास है कि उसे ज्वेल ऑफ काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ज्वेल ऑफ काठियावाड़। ये इंफॉर्मेशन हमें हर जगह नहीं मिलेगी, पर इसे ज्वेल ऑफ काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और साथ ही साथ में इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छोटी काशी के नाम से। इसके पीछे कुछ माइथोलॉजिकल रीजन है, जैसे कि आपको पता होगा कि भाई ये श्री कृष्ण जो थे ये उनसे जुड़ी हुई जगहें हैं, इस कारण यहां पर क्या हो जाता है, इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और यहां पर हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी? इसमें से हमें यह बताना है इसमें से बायोमास एनर्जी का सोर्स कौन सा नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। वुड ऑब्वियस सी बात है होगा, एटॉमिक एनर्जी, काउ डंग, ये वाली सारी जो चीज हो जाएगी ये सब बायोमास वाली कैटेगरी में चली जाएगी। पर हमारा जो कोल वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? वो बायोमास नहीं हो सकता है। तो जो कोल वाली जो चीजें हैं, अगर उसमें मैं रैंकिंग की बात कर दूं, जो आपसे एक्चुअल में पूछा जा सकता है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, तो आप कोल रैंकिंग में हमेशा याद रखेंगे कि जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? वो है उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, देन मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड देन मध्य प्रदेश, इन चारों को आप हमेशा याद रखें। कोल में जो रैंकिंग है वो होगी ऐसी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो प्लीज मैसेज कीजिएगा, मैं बिल्कुल वहां पर नजर रखे हुए हूं। अगर किसी प्रकार से कोई भी समस्या आती है तो तुरंत बता दीजिएगा, है ना। वॉइस वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग द गंगा एक्शन प्लान। क्या चालू कर रहे हैं यहाँ पर? गैप चालू कर रहे हैं, मतलब गंगा एक्शन प्लान, है ना। प्रोजेक्ट इन द ईयर 1985। कब चालू किया गया? पहली इंफॉर्मेशन तो इससे मिल गई क्वेश्चन से। 1985 में चालू किया गया था गंगा एक्शन प्लान। क्यों किया गया था? पूछा ये गया है। तो जब ये पूछा गया है तो क्या डैम बनाने के लिए किया गया था? नहीं भाई, डैम का इससे क्या संबंध है। उससे आगे बढ़ते हैं। रिवर यूजिंग द वाटर ओनली फॉर इरिगेशन। क्या सिर्फ इरिगेशन के लिए पानी देंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर यहां पर जो मेरा ऑप्शन है, ओनली टू मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री, तो यहां क्या है, हमारी जो गंगा है उसमें प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ चुका था। उसे साफ करने के लिए, उसके जल को स्वच्छ करने के लिए क्या किया गया? ये गैप नाम का एक प्रोग्राम लाया गया, जो कब आया था? 1985 में आया था, ध्यान रखिएगा हमेशा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो ये क्या है? ये जो स्कीम आई थी, ये जो प्लान आया था, ये पूरी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसे संभालती है, और ये पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 100%, ठीक है। उसके बाद में बात कर लें कि अंडर दिस, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो हमारी गंगा है उसे एक्चुअल में नेशनल रिवर घोषित किया गया इसी प्लान के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गैप जो है 1985 का, उसी के अंदर क्या किया गया? गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया, जो कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। कब क्या किया था? हमने 4 नवंबर 2008 को गैप के अंदर, जो गैप आया था 1985 में, उसके अंतर्गत क्या किया? उसे नेशनल रिवर बना दिया हमारी गंगा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है भाई पॉपुलेशन डिविडेंड, है ना, मतलब क्या? जनसंख्या लाभांश क्या होता है? तो लाभांश से आपको, आप जब हिंदी में इन चीजों को पढ़ते हैं तो वैसे भी आसानी से चीज समझ में आ जाती है। लाभांश का सिंपल सा मतलब ये है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन वाली चीजें हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन हो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से कई ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो वो हमारे लिए डिविडेंड है ना। दो चीज चलती है, एक होता है पॉपुलेशन डिविडेंड, एक होता है पॉपुलेशन कर्स। तो ये कर्स वाली जो चीज है उसको हटा दें। अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है और ऐसे लोग ज्यादा हैं जो इंडिपेंडेंट है और दूसरे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाती है हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड। अब यहां पर हमसे एक्चुअल में पूछा ये गया था कि ये जो पॉपुलेशन डिविडेंड है वो किस एज ग्रुप को बिलोंग करता है। तो आपको आसानी से यहां पे समझ में आ ही रहा होगा, ये 14 से 50 साल वाले लोग नहीं होंगे, 0 से 6 साल वाला बच्चा काम कर नहीं सकता, 60 साल में सब रिटायर हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है मेरा वो हो जाएगा करेक्ट। यहां पर लिखा हुआ है कि वर्किंग पॉपुलेशन की जो एज होगी वो कितनी होगी, हमारे यहाँ डिसाइडेड है 15 से लेके 59 ईयर जो है वो एज डिसाइडेड है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, ऑकर व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ द वर्किंग पीपल इन द टोटल पॉपुलेशन इज हाई, ठीक है। तो जो वर्किंग पीपल है उनका क्या है, जो प्रपोर्शन है वो क्या होगा? अगर हाई होगा, है ना, डिपेंडेंट ज्यादा नहीं होंगे पर वर्किंग ज्यादा होंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉपुलेशन डिविडेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है विच इज द सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो हमें ये बताना है कि भाई सबसे ज्यादा दक्षिणतम, है ना, जो सबसे नीचे मान लूं अगर मैं हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा जो सदर्न है, जो दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे कि मैं बात करूं नीलगिरी, ये भी साउथ में आती है, अनामलई, कार्डमम और नल्लामला, ठीक है। तो ये जो है, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो जो कार्डमम हिल्स है, जो कार्डमम रेंजेस है, वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है मेरी सदर्न मोस्ट, ठीक है। यहां पर मैं आपको मैप में भी बताता हूं, उसके पहले कुछ चीजें पढ़ लीजिए। सबसे पहली बात करें तो पार्ट ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट, ये किसका पार्ट है? ये है हमारे
सदर्न वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। कहां पर आता है? इडुक्की नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। इडुक्की डिजिटल डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस है और ये कहां पर है? ये है हमारे केरला में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी रेंज को, ये जो रेंज जो यहां से चली आ रही है, इसे ही हम महाराष्ट्र में सह्याद्री कह देते हैं, तमिलनाडु कर्नाटक वाले रीजन में हम इसे क्या कह दे रहे हैं? नीलगिरी कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है, और उसके साथ ही साथ में जो अनईमुदी है, क्या है? अनईमुदी जो है वो कार्डमम और ये जो नीलगिरी वाला एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक हो जाती है, क्या? अनईमुदी। तो इससे मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मैं आपको कार्डमम बता देता हूं। ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा होगा, ये है मेरा कार्डमम वाला रीजन। उसी के जस्ट ऊपर है अगस्तमलई, अनईमुदी, अनईमलई, नीलगिरी, बाबा बुदान, ये सारी रेंजेस आपको दिख जाएगी। आप इसे फिर से देख लीजिएगा और ये मैप के थ्रू आपकी ढेर सारी जो रेंजेस होगी वो यहीं कहीं क्लियर हो जाएगी। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जी नहीं लखवेंद्र, अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा जो कोल प्रोडक्शन में है एमपी 4th नंबर पर है। हमारा जो पिछली बार क्वेश्चन आया था एक्चुअल में उसमें ग्रॉस और वो वाली चीजें थी, इस कारण ये सब चीजें हो रही है। बाकी इस प्रकार के जो भी डाउट रहेंगे वो हम पेपर के पहले पहले पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो चीजें होती है जिसमें इस प्रकार के डाउट आते हैं, रैंकिंग क्या है, क्या चीजें हैं, ये नई रिपोर्ट्स आएगी हमारे पास। जैसे ही वो नई रिपोर्ट्स आ जाएगी, जो करंट अफेयर अपडेटेड होंगे वो हम लास्ट टाइम पर अच्छी तरीके से करके जाएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहे हैं भाई? जोजिला पास की बात की जा रही है। कौन सा पास? जोजिला पास, है ना। ये कहां पर है ये बताना है। जोजिला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? तो कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जहां पर जोजिला होगा? तो यहां पर जो मेरे पास ऑप्शन है ये है जास्कर, लद्दाख, ईस्टर्न काराकोरम और धौलाधर सीरीज। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? जास्कर हो जाता है, लद्दाख, ईस्टर्न काराकोरम और धौलाधर सीरीज। तो आपको पता होना चाहिए, ये याद करने वाली चीज है कि जो जोजिला है वो कहां पर है? वो होगा जास्कर में। वैसे भी आसानी से याद हो जाएगा, जेड से चालू होता है जोजिला, जेड से चालू होता है जास्कर, तो इसको ऐसे ही आसानी से याद कर लेना। उसके बाद में अगर ये पूछ लिया जाए भाई ये कौन सी स्टेट में आता है, तो स्टेट के लिए जो है मैं वैसे भी ट्रिक बनाने वाला हूं। बाकी मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि ये जोजिला याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है। ये जो ट्रिक है वो है कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से आगे चल के बाद में बता दूंगा। तो जम्मू कश्मीर में आता है, जास्कर रेंज में ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट पासेस थ्रू द श्रीनगर, है ना। ये कहां से निकलता है भाई? जो श्रीनगर और लेह के बीच में जो नेशनल हाईवे है वहां पर है ये। साथ ही साथ में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन कि इसे माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड कहा जाता है। माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड का मतलब होता है कि जो बर्फीले तूफान होते हैं उनका पास है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड किसे कहा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना जोजिला को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नंदा देवी पीक इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है कि भाई ये जो नंदा देवी माउंटेन रेंज है वो किसका पार्ट है ना। जो पीक है नंदा देवी एक्चुअल में वो किसका पार्ट है, कौन से हिमालय का पार्ट है? तो क्या ये असम हिमालय का पार्ट है, क्या गढ़वाल का पार्ट है, नेपाल का, या फिर पंजाब का? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा और आप लोगों को ऑलरेडी याद भी होगा, ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में गढ़वाल हिमालय है कहां पर। गढ़वाल हिमालय जो है वो माउंटेन रेंजेस कहां पर है? हमारे इंडियन स्टेट के उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में, हमेशा याद रखिएगा। ये हो जाता है हमारा गढ़वाल हिमालय वाला रीजन और यहीं पे हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है? नंदा देवी पीक, ठीक है। यहाँ पर चाइना वाली चीज ये हो गया हमारा उत्तराखंड पूरा, ये है हमारा कुमाऊं हिमालय और यहाँ पर है गढ़वाल हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय के जस्ट ऊपर साइड में क्या हो जाएगा? हमारा गढ़वाल हिमालय और वहीं पर है हमारी नंदा देवी पीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर? इसमें से मुझे सारे स्टेटमेंट पढ़ने होंगे और फिर ये पता लगाना होगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आपको चीजों को एलिमिनेट करना होगा, कुछ चीजों को सिलेक्ट करना होगा और आप उससे आंसर आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द चेमयदुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द लेक मानसरोवर। क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है। इससे हमें नई इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि भाई ये चेमयदुंग ग्लेशियर से निकलता है कहां पर? कैलाश रेंज के पास जो मानसरोवर लेक है वहां से निकलती है हमारी क्या? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में आती है। बिल्कुल ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ही इंडिया में आ रही है। उसके बाद में क्या लिखा है? इट फाइनली जॉइंस द पद्मा रिवर। क्या है? पद्मा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। बिल्कुल ये पद्मा रिवर को ज्वाइन कर लेती है और उसी के बाद में हमारी गंगा वाली जो चीजें हैं वो वहां पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मानस रिवर इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, छोटी सी चीजें हमें कंफ्यूज कर सकती है और गलत आंसर हम टिक कर सकते हैं। यहां पर लिखा है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बट एक्चुअल में मानस है क्या? वो है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी,
ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा क्लियर रखिएगा। यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये है हमारी मानस, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। अदर ट्रिब्यूटरी की बात कर लूं तो लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता, ठीक है, इनके नाम आप याद रख सकते हैं कि हमारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो जाती है, लोहित हो गई, दिबांग हो गई, सुबनसिरी हो गई, मानस हो गई और तीस्ता हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हो चुका है, बिल्कुल, चलिए इस पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज अ कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। यहां पर मुझे बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी का जब कन्फ्लुएंस होगा तो एक्चुअल में वहां पर कौन सा प्रयाग बनने वाला है। आप लोग को पता होगा पंच प्रयाग बनते हैं हमारे यहाँ पर, इन पंच प्रयाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं आता हूं, क्या ये कर्ण प्रयाग होगा, है ना, क्या ये कर्ण प्रयाग हो सकता है, देखिए क्या कर्ण प्रयाग हो सकता है, क्या है देव प्रयाग हो सकता है, रुद्र प्रयाग या फिर विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूं अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी तो यहां पर बनेगा हमेशा क्या, देव प्रयाग, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना जैसे कि भाई ए बी, है ना, अलकनंदा भागीरथी, सी को यहां से छोड़ देना और डी से देव प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, वैसे भी आपको आसानी से याद हो गई होगा। चलिए हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कहाँ कौन सी नदी मिलती है और उससे वो प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर देव प्रयाग बन रहा है मेरा पहले नंबर पर, क्या क्या मिल रही है, भागीरथी मिल रही है, किससे, अलकनंदा से, ठीक है, तो क्या बन गया, देव प्रयाग। दूसरे नंबर पे आ जाऊं तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग बन रहा है। रुद्र प्रयाग कैसे बन रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मंदाकिनी आके मिल रही है, किससे, अलकनंदा से। उसके बाद में कर्ण प्रयाग बनेगा, यहाँ पर जो पिंडर है जब वो आके मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बना देगी। ऐसे ही नंदकिनी मिलती है और वैसे ही जब विष्णु प्रयाग बनता है तो यहाँ पर धौली गंगा मिल जाती है। इस प्रकार से हमारे पंच प्रयाग बन जाते हैं। इस फोटो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इससे पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर आपको समझ में आ चुका है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी तो क्या बनाएगी, देव प्रयाग बनाएगी। एटलीस्ट हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं आगे से हम वो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इफ अगर आज गलत नहीं हुए हो तो बहुत अच्छी बात है और गलत हुए हो तो अब से ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते क्या है। दिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है और उससे हमें ये पहचानना है कि कौन सा नेशनल पार्क हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं भाई, सबसे पहली चीज है कि यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि तीन महत्वपूर्ण नदियां कौन सी, तुंग, भद्रा और नेत्रावती, क्या है, इनका उद्गम होता है इस नेशनल पार्क वाली जगह से। तो ये कौन सा नेशनल पार्क है ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये नामेरी है, क्या ये एराविकुलम है, क्या ये कुद्रेमुख है या फिर ये बनेरघट्टा है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं इन तीन नदियों की तो इन तीन नदियों का जो मुख है वो क्या है, वो है कुद्रेमुख, है ना। हमेशा ध्यान रखना कौन कौन सी है भाई, तुंग है, भद्रा है और नेत्रावती है, ठीक है। तुंग, भद्रा और नेत्रावती हम तीनों को याद रखेंगे और उससे क्या हो जाएगा, हमारा कुद्रेमुख निकल जाएगा। तो कुद्रेमुख जो नेशनल पार्क है वो है कहां पर एक्चुअल में, अगर मैं उसकी बात कर लूं तो ये कर्नाटक वाले रीजन में आता है हमारा कुद्रेमुख। साथ ही साथ में एक और चीज याद रखिएगा, जो हमारे 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है ये उसमें से एक है। उसके बाद में अगर हम बात कर लें कि जो कुद्रेमुख है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है कहां पर, कर्नाटका में। मुल्लायनगिरी के बाद में जो मुल्लायनगिरी है वो फर्स्ट है और जो कुद्रेमुख है वो भी एक पीक है, वो कहां पर है, कर्नाटक में है और वो सेकंड हाईएस्ट पीक है ऑफ कर्नाटका। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने और भी नेशनल पार्क देखे, ये कहां पर स्थित है। सबसे पहले अगर मैं नामेरी की बात कर लूं तो नामेरी कहां पर है भाई, नामेरी मेरे असम वाले रीजन में हो जाता है। अगर मैं एराविकुलम की बात करता हूं तो एराविकुलम कहां है, ये हो जाता है हमारे केरला वाले रीजन में, ये नाम से ही ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। वहीं बनेरघट्टा की बात कर लें तो बनेरघट्टा और कुद्रेमुख जो दोनों है वो कहाँ है, हमारे कर्नाटक में है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये बाकी नेशनल पार्क भी याद कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ है। सबसे पहले नामेरी असम में हो गया, एराविकुलम केरला में, बनेरघट्टा हो गया कहाँ, कर्नाटक में, और कुद्रेमुख तो था ही था। कौन कौन सी रिवर निकल रही थी यहाँ से निकली 3 रिवर, कौन कौन सी, एक हो गई नेत्रावती, एक हो गई तुंग और दूसरी हो गई भद्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो तीनों रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होगी और ये जो चीजें हैं आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमसे बात की जा रही है किस चीज की, यहाँ बात की जा रही है ITCZ की, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात की जा रही है। ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है ना। हमारा जो पूरा अर्थ है, जो पूरा ग्लोब है, उसमें कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ITCZ वाली जो चीज है वो बन जाती है। तो चलिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्या, द बेल्ट बिटवीन द ट्रेड विंड, है ना, एंड द वेस्टर्ली विंड। क्या ये ट्रेड विंड और वेस्टर्ली विंड के बीच में बनता है, जी नहीं। बेल्ट बिटवीन द वेस्टर्ली विंड एंड द पोलर विंड, बिल्कुल भी नहीं। पोलर साइड में क्यों बनेगा। उसके बाद में क्या ये पोल्स के पास बनता है, क्या ये पोल्स पर लो प्रेशर जोन बन रहा होगा, बिल्कुल नहीं। पर अगर मैं बात करता हूं इक्वेटर की तो बिल्कुल इक्वेटर पर ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है जिसे हम ITCZ कहते हैं। अगर हम इस ITCZ की बात करें तो ये क्या है, एक लो प्रेशर बेल्ट है
जहां पर ट्रेड विंड ऑफ द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, जो ट्रेड विंड है, वो क्या हो रही है, आकर कोलाइड हो रही है, मिल रही है। तो ये जो रीजन दिख रहा होगा ये हो जाता है ITCZ, है ना। ये जो 0 डिग्री वाला क्षेत्र है यहां पर होगा हमारा ITCZ। ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, ये नॉर्दर्न ट्रेड विंड है, ये सदर्न ट्रेड विंड है, दोनों आके मिल गई तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर लो प्रेशर जोन बन जाता है ना। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्या पूछ रहे हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ऑन विच रिवर इज द दूध सागर वाटरफॉल, क्या कौन सा वाटरफॉल है, दूध सागर वाटरफॉल। इसके नाम जैसा ही ये दिखाई देता है एक्चुअल में, है ना। ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से गिरता है और इतना ज्यादा सफेद दिखाई देता है जैसे कि दूध हो, है ना, मिल्क हो, उस प्रकार की चीज दिखाई देती है। यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कि ये है कहां पर, क्या ये कावेरी पर है, क्या ये सुवर्ण रेखा पर है, इंद्रावती पर है या फिर मांडोवी पर है। अगर आपको ये पता होगा कि ये गोवा में है, ठीक है, तो वैसे भी आप मांडोवी लगाई दोगे। तो इसे ध्यान रखना हमेशा, क्या जो दूध सागर है वो कहां पर है भाई, मांडोवी में है ना। मांडोवी रिवर जो है उस पर क्या है, दूध सागर वाटरफॉल जो है वो स्थित है। ये कहाँ आता है, गोवा में। और साथ ही साथ में इसकी हाइट कितनी है, 310 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। इसे 4 टायर वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ISFR, है ना, ये एक रिपोर्ट आती है हमारे पास ISFR जो 2021 में आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया पर कौन से फॉरेस्ट हैं जो पाए जाते हैं। यहाँ पर हमें 4 टाइप के फॉरेस्ट दिए गए हैं। कौन कौन से, क्या मॉइस्ट डिसीडियस हैं, जी नहीं। क्या ड्राई डिसीडियस हैं, क्या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर ये सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएंगे हमारे ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होंगे वो हो जाएगा हमारा आंसर। अगर मैं इसकी बात कर लूं, सबसे पहले देखिए ये जो ISFR है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये कितने सालों में एक बार आती है, तो हमेशा ध्यान रखना ये बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार इसका पब्लिकेशन जो है वो होता है। उसके बाद में क्या है, ये FSI के अंदर आता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहली बार ये कब की गई थी पब्लिश, तो ये 1987 में सबसे पहली बार ये रिपोर्ट आई थी। अभी की अगर मैं बात कर लूं तो करंट जो है वो 17th रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है, जो लेटेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ISFR का फुल फॉर्म याद रखिएगा और साथ ही साथ में ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फेमस इन द वर्ल्ड बाय द नेम ऑफ राइसमैन। राइसमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, है ना, जैसे कि वाटरमैन, राइसमैन, इस प्रकार की जो चीजें होती है इन्हें याद रखिएगा हमेशा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि राइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, क्या नॉर्मन ई बॉरलॉग है, बिल्कुल नहीं होंगे भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। MS स्वामीनाथन, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। गुरुदेव सिंह खुश या फिर BP पाल। तो जो गुरुदेव सिंह खुश जी हैं वो हो जाते हैं हमारे क्या, राइसमैन ऑफ इंडिया। क्यों हो जाते हैं राइसमैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी ब्रीड डेवलप करी थी राइस की जिसे IR36 के नाम से जाना जाता है, जो ऐसी ब्रीड थी जो सेमी डार्क थी पर उसकी जो यील्डिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। साथ ही साथ में बहुत सारे पेस्ट से अपने आप को रेसिस्ट कर लेती थी और इस चीज के कारण हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन था राइस का वो बूम हो गया था। इसलिए इन्हें जाना जाता है किस नाम से, राइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। तो फादर ऑफ राइस रिवॉल्यूशन भी यही है और राइसमैन ऑफ इंडिया भी यही है। ये क्या थे, ये थे एग्रोनॉमिस्ट और साथ ही साथ में जेनेटिस्ट, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, इन्हें वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला है ना। ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो होता है ये उन्हें मिला है, पार्टनरशिप में मिला है, एक और साइंटिस्ट थे उनके साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद, यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई जो पीली क्रांति होती है वो किससे रिलेटेड है। क्या देख रहे हैं हम कि जो हमारी पीली क्रांति है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, पीली क्रांति के लिए क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं। क्या फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, है ना। ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या, उसके बाद में दिया अनियन प्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया था, येलो रिवॉल्यूशन लेके आए थे और कौन लेके आए थे, सैम पित्रोदा, है ना। सैम पित्रोदा का नाम हमेशा याद रखिएगा। अभी ये कांग्रेस के एक लीडर भी हैं, आपने शायद इन्हें कई बार न्यूज चैनल्स पर देखा भी होगा। जो सैम पित्रोदा है वो लेके आए थे पीली क्रांति और पीली क्रांति के जो जनक है वो कहे जाते हैं कौन, हमारे सैम पित्रोदा। किस लिए लाए थे, जो ऑयल सीड प्रोडक्शन वाली चीजें उनको बढ़ावा देने के लिए। लॉन्च कब हुई थी, 1986-87 में हुई थी। इसने क्या करा था, जो एडिबल ऑयल वाली चीजें हैं, खासकर ध्यान रखिएगा किस पर ज्यादा फोकस था, मस्टर्ड और सेसमी,
है ना, जो सेसम ऑयल सीड होती है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया था। सैम पित्रोदा का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। इस तरीके से आपकी 2-3 चीज़ें जो होगी वो यहाँ पर बन जाएगी। येलो रिवोल्यूशन आपको समझ में आ गया। 1986-87 लेके कौन आए? सैम पित्रोदा। मस्टर्ड और सीसम जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मिनरल डेटा 2022 द टॉप 2 बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कौन सी भाई बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? जो हमारे लेटेस्ट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग टॉप 2 बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? क्या झारखंड राजस्थान है? नहीं, झारखंड राजस्थान नहीं है। राजस्थान झारखंड, ओ ये ऑप्शन सेम हो गया, कोई बात नहीं, बाकी दोनों है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये गुजरात झारखंड है? जी नहीं। क्या ये उड़ीसा गुजरात है? तो बिल्कुल ये है उड़ीसा और गुजरात। तो हमेशा यहां पर याद रखिएगा जो उड़ीसा का रैंक है वो वैसे भी हमेशा ही बॉक्साइट प्रोडक्शन में फर्स्ट होता ही होता है। इसका जो परसेंटेज है क्योंकि वो है 73.13%। कितना है? 73.13% जो है उड़ीसा अकेला प्रोड्यूस कर देता है पूरे इंडिया में, है ना। उसके अंदर जो गुजरात है वो आता है 8.97 पर, और वहीं झारखंड तीसरे रैंक पर है 8.04 पर। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, उड़ीसा, गुजरात एंड झारखंड, है ना। उड़ीसा का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 73.13% जो है उड़ीसा प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following is considered a commercial source of energy resources? तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा रिसोर्स दिया गया है इन ऑप्शन में जो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है? वो सभी सोर्सेज जिनकी मार्केट में कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं? हमारे कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। अगर कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो भाई कोल ऑब्वियस सी बात है, इसकी भी क्या है मार्केट वैल्यू है। पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा है, नेचुरल गैस की है उससे थोड़ी सी कम। तो जो ऑल ऑफ द अबव वाली चीज है वो हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। इसमें और एग्जांपल की बात कर लें, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे कमर्शियल फ्यूल में आ जाते हैं, है ना। जो हमारी कमर्शियल सोर्सेज होते हैं एनर्जी की, ये उसी चीज में आ जाते हैं। पर अगर यहाँ पर काउडंग लिखा होता क्या वो आंसर हो सकता था? जी नहीं, वो आंसर नहीं होता, क्योंकि उसका जो बाजार में मूल्य है वो उस प्रकार से निश्चित नहीं है। पर इन सब चीजों का मूल्य निश्चित होता है, इसलिए जो सारी चीजें वो क्या हो जाती है? हमारी कमर्शियल उसमें आ जाती है। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कुमाऊं इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। यहां पर हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमारा कुमाऊं हिमालय है ना, वो कौन से हिमालय का एक्सटेंशन है? यहां पर ये बताना है हमें कि वहां एक्चुअल में पूछा ये जा रहा है कि जो कुमाऊं हिमालय है वो किन 2 रिवर्स के बीच में आता है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा सही तरीके से लिखा नहीं हुआ है, पर क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में यही है। ऑप्शन से समझ में आ जाएगा आसानी से कि कौन सी जो रिवर्स है वो कुमाऊं हिमालय को सेपरेट करती है बाकी सभी से। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सतलज और काली रिवर होगी, क्या ये सतलज और इंडस रिवर होगी, क्या काली और तीस्ता होगी, या फिर ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा होगी, है ना। तो आपने जब ये माउंटेन्स का डिवीजन देखा होगा, जब आपने हिमालयन डिवीजन देखा होगा, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि हमारी यहाँ पर कुछ रिवर्स होती हैं जो क्या कर रही है, हिमालय को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि पहली बात कर ले हम तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इस प्रकार से हमारे पास 4 पार्ट हो जाते हैं। रिवर की बात कर लें तो यहाँ पर इंडस हो जाती है, सतलज हो जाती है, यहाँ आ जाती है हमारी काली, और ये हो जाती है हमारी तीस्ता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 4 रिवर है ये क्या कर रही है? 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कुमाऊं हिमालय की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कौन सी है भाई? सतलज हो गई, और साथ ही साथ में क्या हो गई? काली हो गई। तो सतलज और काली जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मुझसे पंजाब हिमालय पूछा जाता तो मैं इंडस सतलज लगाऊंगा, अगर मुझसे पूछा जाए नेपाल हिमालय तो काली तीस्ता, और वहीं अगर असम की बात करें तो तीस्ता के बाद वाला जो रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असम हिमालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर आर। यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि भाई इसमें से ऐसी कौन सी रिवर है, जो 2 रिवर दी गई है उसमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करती है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये हो जाएगा कि उसका जो सोर्स है वो जहां से निकली और जो उसका माउथ है वो लैंड पर ही होगा। मतलब वो जाकर किसी भी सी में नहीं मिल रही, किसी भी ओशन में नहीं मिल रही है, वो लैंड पर ही या तो किसी लेक में खत्म हो जा रही है या फिर जो लैंड है उस पर ही पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिए गए थे लूनी और साबरमती। तो लूनी और साबरमती की बात करें तो लूनी जो है किस चीज के लिए फेमस है कि ये गायब हो जाती है ना। तो ये एक्चुअल में गायब नहीं होती है, जब ये बहती जाती है और एक जगह पर जाके समाप्त हो जाती है, और ये जाकर किसी भी ऐसे सोर्स में नहीं मिलती है, ऐसी बड़ी वाटर बॉडी में नहीं मिलती है, इसलिए इसे इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ओनली 1, ओनली 2, नाइदर 1 नाइदर 2। तो ऑप्शन 1 जो है वो मेरा हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो लूनी है वही है रिवर जो क्या करती है, एक इनलैंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो कर रही है। इनलैंड ड्रेनेज इज